आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th में एक बायोलॉजी का चैप्टर का नाम है आपका हेरिडिटी। अच्छा, नए वाले बुक जिसके पास है एनसीईआरटी का, उसमें ये चैप्टर नंबर आपका 8 हुआ होगा, समझ लीजिएगा इसको आप ध्यान से, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो था आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो चैप्टर कम्प्लीटली हट गया है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चैप्टर नंबर आपका पहले 9 हुआ करता था, लेकिन अब ये आपका चैप्टर नंबर 8 होगा। और ये चैप्टर का पहले नाम जो है ना हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हुआ करता था, लेकिन जो कि सीबीएसई ने एवोल्यूशन जो हमारा टॉपिक था इस चैप्टर का उसको पूरी तरीके से हटा दिया है, तो केवल हम लोगों को इस चैप्टर में हेरिडिटी ही पढ़ना है। तो बेसिकली इसमें आपको दो चीज़ ध्यान रखना है। पहला ये कि इस चैप्टर का नए वाले एनसीईआरटी में जो नंबरिंग है वो 8 होगा, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, इस चैप्टर में पहले हमारा दो टॉपिक हुआ करता था, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन आपको नहीं पढ़ना है, इसीलिए हम लोग केवल ध्यान देंगे हेरिडिटी पे। तो बेसिकली कहा यह जा सकता है कि आज से हमारा चैप्टर चालू होने वाला है बायोलॉजी का एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर, और बहुत ही छोटा सा चैप्टर, वो है आपका हेरिडिटी। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग आज शुरुआत करेंगे कि आखिर। अच्छा, एक बात और बताते हैं, ये चैप्टर ना क्लास 10th में सबसे हार्ड चैप्टर माना जाता था पहले, क्योंकि इसमें जो सबसे हार्ड टॉपिक था आपका एवोल्यूशन, वो बहुत कठिन था, वाकई में कठिन था। मतलब हम बोल रहे हैं कठिन, केवल ऐसा नहीं है, हर कोई बोलता था कि हाँ एवोल्यूशन जो टॉपिक था वो हमारा वाकई में थोड़ा कठिन था, लेकिन वो हटा दिया है सीबीएसई ने, तो ये थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो गया, आपको पढ़ना भी थोड़ा कम पड़ेगा और लगभग 2 क्लास में हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हेरिडिटी हमारा बस एक टॉपिक इसमें पढ़ना है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही जल्दी हमारा खत्म भी हो जाएगा। लेकिन फिर सवाल है कि सर हेरिडिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले हेरिडिटी का मतलब ही समझा दीजिए कि आखिर क्या होता है हेरिडिटी। देखिए, मतलब तो हम आपको समझा देंगे हेरिडिटी का, लेकिन अभी यदि हम आपको समझाएंगे ना तो अभी आप नहीं समझ पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 5 से 7 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि हेरिडिटी समझने से पहले आपको 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप हेरिडिटी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, हेरिडिटी क्या होता है, ये कैसे होता है, क्या है, सब कुछ हम लोग जानेंगे, लेकिन उसके वहां तक पहुंचने से पहले आपको कुछ छोटे छोटे चीज़ों को जानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उसको आप नहीं जानेंगे तब तक आप हेरिडिटी को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ट्रेड्स क्या होते हैं। तो ध्यान से समझते हुए चलिएगा, चैप्टर आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही छोटा सा है, तो बहुत जल्दी भी हमारा ये खत्म भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना दो चीज आपके सामने है, यदि आपके सामने वर्ड इस्तेमाल किया जाए कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेड्स, दोनों का मतलब सेम समझना है। ठीक है, और ज़्यादातर हम लोग इस चैप्टर में जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो ट्रेड इस्तेमाल करने वाले हैं, तो ध्यान से याद रखिएगा कि यदि आपके सामने वर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए या फिर ट्रेड्स आ जाए, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम समझना है। अब ये होता क्या है इसको भी देख लेते हैं। देखिए, फीचर्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनी अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक height, shape of hair, shape of nose, color of eyes, etc. are called characteristics और traits। सिंपल सा समझिए, characteristics या फिर traits का मतलब ये होता है कि एक इंसान का जो भी फीचर्स दिख रहा है आपको, जैसे सपोज कीजिए कि आपके फ्रेंड का जो हाइट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसी प्रकार से आपके फ्रेंड का जो बाल का शेप है वो थोड़ा सा घुंघरेला है, कर्ली हेयर है, आपके फ्रेंड का जो नोज है वो थोड़ा सा चिपटा है, आपके फ्रेंड का जो आईज है वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब डार्क नीला है, मतलब थोड़ा सा डार्क ब्लैक, ऐसा कुछ आप समझ लीजिए। मतलब सिंपल से यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि जिस इंसान का जो खासियत है, जिस जैसा आप उसको देख पा रहे हैं वही उसका कहलाएगा ट्रेट। जैसे मेरा हाइट 5.5 फीट से ज़्यादा है, 5 फीट 8 इंच के आसपास होगा मेरा, तो ये मेरा क्या हो गया, ट्रेट हो गया, यानी कि ये मेरा फीचर है। मेरा बाल बिल्कुल, मेरे बाल का जो शेप है वो कर्ली हेयर नहीं है, पूरा प्लेन बाल है, तो ये मेरा ये क्या हो गया, फीचर हो गया। मतलब ये सिंपल सा है कि जिस इंसान को आप देख पा रहे हो या फिर जिस ऑर्गेनिज्म को आप देख पा रहे हो, उसमें आप जो जो चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं वही कहलाता है उसका ट्रेट। सिंपल सा मतलब है कि आपके अंदर क्या खासियत है, आपका हाइट अच्छा है, आपका बाल ठीक है, आपका आँख का कलर ऐसा है, आपके नोज का शेप ऐसा है, वही कहलाएगा उसका ट्रेट। तो सिंपल सा यदि एक लाइन में हमको ट्रेट को डिफाइन करना हो तो ऐसे कहेंगे कि ट्रेट्स का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का फीचर। फीचर मतलब वो दिखने में कैसा लग रहा है, उसके ऊपर क्या क्या आपको दिख रहा है, वही कहलाता है उसका ट्रेट। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ आ रही है? तो जो भी आपका बॉडी का शेप है, बाल का कैसा शेप है,
फिर से आपके नोज का क्या साइज है, इस तरीके का जो भी आपके पास फीचर है अपना, जो भी खासियत है वही आपका कहलाएगा ट्रेट या फिर कैरेक्टरिस्टिक, जो भी आप कह लीजिए। आगे तो यहाँ पे ना देखो चैप्टर बिल्कुल छोटा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्चुअल टर्म बहुत सारे हैं इसमें, तो इसको आप ध्यान से समझते चलिएगा। आगे है हमारा देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स। अब हमारे पास जो ट्रेड्स हैं वो दो प्रकार के हैं, पहला है हमारा इनहेरिटेड ट्रेड्स और दूसरा है एक्वायर्ड ट्रेड्स। देखिए सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि ट्रेड का मतलब सिंपल सा ये है कि ऑर्गेनिज्म आपको दिखने में कैसा लग रहा है, वो छोटा है, बड़ा है, उसका हाइट, मोटा है, पतला है, यानी कि उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो उसका सिंपल सा आप देख पा रहे हो उसको अपने खुले आंखों से, वही कहलाता है उसका ट्रेट। यानी कि सिंपल सा ऑर्गेनिज्म का जो फीचर्स आपको दिख रहे हैं ऊपर से, वही हो गया उसका ट्रेड्स। अब हमारे पास ट्रेड्स दो प्रकार के होते हैं, पहला है इनहेरिटेड ट्रेड्स और दूसरा है एक्वायर्ड ट्रेड्स। अब ये क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे इनहेरिटेड ट्रेड। देखिए सिंपल है, traits of an organism which is caused by a change in its genes or DNA is called an inherited trait। यानी कि जो चेंजेज आपके बॉडी में बाय बर्थ आता है, जन्म से ही आता है, उसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट। यहां पे आपने डीएनए सुना होगा, डीएनए कर आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास वैसा कुछ खासियत है जो कि आपको जन्म से ही मिला है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, एग्जांपल इसका बहुत अच्छा है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इस बच्चे का नाक जो है ना इसके पिताजी पे गया है, हम लोग कहते हैं ना कि इसका हाइट जो है ना इसके मम्मी पे गया है, हम लोग कहते हैं ना कि इसके आंख का जो साइज है बिल्कुल इसके भाई पे गया है, या फिर इसके पापा पे गया है, या फिर इसके मम्मी पे गया है। मतलब आपके बॉडी में वो फीचर जो कि बाय बर्थ आपको मिला है वो हमारा कहलाएगा इनहेरिटेड ट्रेट। कोई दिक्कत इसमें? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, जैसे मेरे हाथ का उंगली जो है ना मेरे पिताजी पे गया है, तो ये क्या हो गया, मेरा इनहेरिटेड हो गया, इनहेरिटेड ट्रेट। उसी प्रकार से मेरे पैर का साइज जो है ना मेरे बिल्कुल पिताजी से मैच करता है, बिल्कुल पैर का साइज, शेप, सब कुछ मेरे पिताजी का जैसा है, मतलब ये हो गया मेरा इनहेरिटेड ट्रेट। तो आपके घर में भी ऐसा कुछ जरूर होगा आपके बॉडी में जो कि आपके या तो फादर से मिलता होगा या फिर आपके मदर से मिलता होगा, तो वो क्या हो गया, आपका इनहेरिटेड ट्रेट हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सा आप यहाँ पे याद रखिएगा कि आपके बॉडी के अंदर वो लक्षण या फिर वो गुण जो कि बाय बर्थ आपको मिला है, जो कि आपके फादर के डीएनए से आपके अंदर जो वो डीएनए आया है, वो आपका कहलाएगा इनहेरिटेड ट्रेट। सिंपल सा, ठीक है। आगे, इन अदर वर्ड्स इनहेरिटेड ट्रेट मीन्स द ट्रेट्स विच वी रिसीव फ्रॉम आवर पेरेंट्स। इसका सिंपल सा मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि वो ट्रेट जो कि आपको डायरेक्टली आपके पेरेंट्स से मिला है, यानी कि वो लक्षण या फिर वो गुण जो आपके बॉडी में है, और किससे मिला है आपको बाय बर्थ, आपके मदर या फादर से मिला है, वो आपका कहलाता है इनहेरिटेड ट्रेट्स। सिंपल सी बात है। आगे, इनहेरिटेड ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन पास ऑन टू देयर फ्यूचर जनरेशन। अच्छा एक बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इनहेरिटेड ट्रेट जो होता है ना वो फ्यूचर टू फ्यूचर ट्रांसफर होता रहता है। जैसे हो सकता है कि कुछ गुण आपके अंदर आपके पिताजी का आ गया है, जब आप फादर बनेंगे या फिर आप मदर बनेंगे तो आपके बच्चों में वो गुण आ जाएगा। मतलब ये हो गया कि इनहेरिटेड ट्रेट ऐसा लक्षण, ऐसा गुण होता है जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है। जैसे हो सकता है कि मेरे पिताजी का जो उंगली का साइज है, जो पैर के उंगली का साइज है, वो मेरा साइज है। हो सकता है कि आने वाला फ्यूचर जो यानी जो मेरे बाल बच्चे होंगे, हो सकता है कि उनका भी हाथ का साइज, पैर का साइज सेम टू सेम मेरे जैसा हो जाए। यानी कि इनहेरिटेड ट्रेट ऐसा ट्रेट है, ऐसा गुण या फिर लक्षण है जो कि जनरेशन टू जनरेशन कैरी ऑन होता रहता है, यानी कि पास होता रहता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। एग्जाम्पल्स ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स आर, यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। पहला, टू चिल्ड्रेन हैव रेड हेयर लाइक फादर। मान लीजिए कि दो बच्चा है जिसका जो बाल का कलर है ना वो रेड है, किसके जैसा, उसके पिताजी के जैसा। बट द अदर टू चिल्ड्रेन हैव ब्लैक हेयर लाइक मदर। लेकिन जो बाकी दो बच्चे हैं उनका बाल का जो कलर है वो बिल्कुल ब्लैक है, यानी कि उसके मम्मी के ऊपर गया हुआ है। मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, दो बच्चे के अंदर गुण आया किसका, फादर का, और दो बच्चे के अंदर कैसा गुण आया, मदर का आया। मतलब ये मदर से और फादर से क्या हो गया, आगे ट्रांसफर हो गया। तो यही हमारा कहलाएगा इनहेरिटेड ट्रेट कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे भी एग्जांपल वही है। सेकंड एग्जांपल में, टू चिल्ड्रन हैव ब्राउन आइज लाइक फादर। मान लीजिए कि दो बच्चा है जिसका कि ब्राउन आइज है उसके पिताजी के जैसा।
उसी प्रकार से मान लीजिए 2 और चिल्ड्रन है जिसका कि ब्लू आइज है, किसके जैसा, उसके माँ के जैसा। तो सिंपल सा हम यहाँ पे आपको बताना ये चाह रहे हैं एग्जाम्पल दे के बाल और आंख का, कि जब कोई लक्षण या फिर कोई गुण हमारे पेरेंट्स से हमारे बॉडी में आ जाए वो हमारा कहलाता है इनहेरिटेड ट्रेट। और ये किसके थ्रू होता है? मदर फादर के थ्रू तो आता ही है, लेकिन ये बेसिकली होता है आपके जीन या फिर डीएनए के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इनहेरिटेड ट्रेट। अब है हमारा एक्वायर्ड ट्रेट। अब ये एक्वायर्ड ट्रेट क्या है देख लेते हैं, इसके बारे में भी देखिए। ट्रेट्स ऑफ एन organism which is not inherited but develops in response to the changing environment is called an acquired trait। एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब होता है आपके बॉडी के अंदर वो लक्षण, वो गुण जो कि आपको बाय बर्थ मदर फादर से नहीं मिला है, बल्कि उसको आपने खुद सीखा है, आपने खुद अपने बॉडी के अंदर उसको डेवलप किया है। मतलब यहाँ पे ये है कि वैसा गुण या फिर वैसा लक्षण जो कि आपको बाय बर्थ आपके मदर या फादर से नहीं मिला है, बल्कि उसको आपने जन्म के बाद खुद सीखा है, खुद अपने अंदर आपने उसको ढाला है बदलते हुए इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब कि जिस तरीके से हमारा समाज बदल रहा है, जिस तरीके से हमारा लगातार समय बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जो भी आपने ढाला, आपने अपने बॉडी में जो भी बदलाव किया, वो आपका कहलाएगा एक्वायर्ड ट्रेट। तो एक लाइन में यदि हमको एक्वायर्ड ट्रेट डिफाइन करना हो तो हम ऐसे करेंगे कि वो गुण या फिर वो लक्षण हमारे बॉडी में जो कि बाय बर्थ हमको नहीं मिला है, लेकिन उसको हमने अपने बॉडी में अपने से ढाला है, अपने से सीखा है। ठीक है, वो हमारा कहलाएगा एक्वायर्ड ट्रेट। इट इज नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, इट इज लर्न्ड बाय द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। यानी कि ये हमको अपने पेरेंट्स से नहीं मिलता है, बल्कि ये मेल या फीमेल, बॉयज गर्ल्स जो भी है, वो खुद सीखता है या सीखती है, यानी कि वो अपने बॉडी के अंदर खुद उसको ढाल लेता है। ठीक है, एक्वायर्ड ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी पास्ड ऑन देयर फ्यूचर जनरेशन। एक्वायर्ड ट्रेट फ्यूचर जनरेशन यानी कि आने वाले जनरेशन में ये पास नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देते हैं आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे स्विमिंग, क्या जब आप जन्म लेते हैं तो क्या आपको जन्म से ही स्विमिंग करना आता है? क्या नहीं। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, वो गुण आपके अंदर आ गया कि हाँ हमको स्विमिंग आता है अब। लेकिन क्या मान लीजिए फ्यूचर में आप मदर फादर बनेंगे तो क्या आपके बच्चे को भी क्या जन्म से स्विमिंग आएगा? बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये हो गया कि एक्वायर्ड ट्रेट जनरेशन टू जनरेशन कैरी ऑन नहीं होता है, बल्कि ये बच्चा बड़ा होता रहता है तो अपने आप वो सीख जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो स्विमिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइडिंग हो गया। रीडिंग मतलब पढ़ना, राइडिंग मतलब साइकिल वाइकल चलाना, ये सब हो गया, या फिर पहाड़ों पे चढ़ना। ये कोई बच्चा बाय बर्थ लेकर अपने पास नहीं आता है। नहीं तो यदि ऐसा होता तो हो सकता है कि आइंस्टीन का बेटा दोबारा एक और आइंस्टीन हमारे सामने होता है ना। इसका मतलब हो गया कि एक्वायर्ड ट्रेट हमारा फ्यूचर टू फ्यूचर यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ये कैरी ऑन नहीं होता है, बल्कि ये बच्चा खुद अपने आप को सीखता है। अच्छा, क्या आप एक्वायर्ड ट्रेट का और एग्जांपल दे सकते हैं जो कि आदमी खुद से सीखता है, जिसको कि बाय बर्थ नहीं मिलता? है ना, बहुत सारा एग्जांपल है। डांसिंग है, पेंटिंग है, सिंगिंग है, कुकिंग है। ये सब क्या है? ये सब हम लोग अपने से सीखते हैं, ये गुण हमने अपने अंदर खुद से ढाला है ना। तो ये हो गया हमारा एक्वायर्ड ट्रेट। तो यहाँ तक के क्लास में, और इसमें हाँ अब आपको बताएंगे हेरिडिटी क्या होता है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है हेरिडिटी के ऊपर। अब समझाएंगे ना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक आपने क्या समझा उसको आप देख लीजिए बड़ा ध्यान से। सिंपल सा है, ट्रेट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि आपके अंदर गुण क्या क्या है। गुण का मतलब आपके बाल का कलर कैसा है, आंख का कलर कैसा है, नोज का साइज कैसा है, आपका हाइट क्या है, यानी कि आपका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, वही आपका कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेट। और ट्रेट हमारा दो प्रकार का होता है, एक इनहेरिटेड ट्रेट और एक एक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब हो गया वो गुण, वो लक्षण जो कि आपको आपके पेरेंट्स से मिला है बाय बर्थ, यानी कि जन्म से ही आपको वो मिला है, तो वो होता है हमारा इनहेरिटेड ट्रेट। एग्जाम्पल भी आपने यहाँ पे देख ही लिया। और एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब होता है वो गुण, वो लक्षण जो कि आपके अंदर आया है बाय बर्थ नहीं, बल्कि उसको आपने खुद सीखा है। आपका सिंगिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, कराटा हो गया, डांसिंग हो गया, है ना, ये सब आपका है एक्वायर्ड ट्रेट। अब समझिए कि आखिर हेरिडिटी क्या होता है। अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब मेरे हिसाब से समझाना भी नहीं पड़ेगा, आप समझ जाओगे। क्या लिखा हुआ है? बड़ा सिंपल सा है, देखिए ध्यान से। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बेबी। बेबी का मतलब उसका छोटा सा बच्चा जो आने वाले फ्यूचर में पैदा होगा।
इज कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब ये हो गया कि एक मदर और एक फादर में जो भी गुण है, जो भी ट्रेट है, यदि वो उसके बच्चे में ट्रांसफर हो जाए वही हमारा कहलाएगा हेरिडिटी। सिंपल सा है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कई बार हम लोग कहते हैं, हमारे दादा यानी कि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग ये कहा करते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या बोलते हैं वो लोग कि बच्चा गया है अपने पिताजी पे, बच्चा गया है अपने माताजी पे, बच्चे का नाक मम्मी से मिलता है, बच्चे का आंख पापा से मिलता है, बच्चे का जो कान है वो मम्मी से मिलता है। ऐसा हम लोग अपने घरों में सुनते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हेरिडिटी का मतलब है कि जब कुछ गुण पेरेंट्स से उसके बच्चे में ट्रांसफर हो जाए, यही हमारा कहलाएगा हेरिडिटी। सिंपल सा। तो यदि हमको हेरिडिटी को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो ऐसे कहेंगे कि जब कुछ गुण यानी कि कुछ ट्रेट्स पेरेंट्स से उसके बच्चे में ट्रांसफर हो जाए, इसी को हम लोग कहते हैं हेरिडिटी। याद रखिएगा, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है उसका छोटा सा बेबी यानी कि बच्चा। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, इसी को हम और कैसे कह सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, हेरिडिटी मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि हेरिडिटी का मतलब होता है कि फीचर्स का, यानी कि हेरिडिटी का मतलब है फीचर्स का जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहना। जैसे मान लीजिए कि हमारा, जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया आपको कि मेरे हाथ का जो साइज है ना वो बिल्कुल मेरे पिताजी के जैसा मिलता जुलता है, तो ये क्या हो गया? हमारा हेरिडिटी हो गया। हो सकता है आने वाले फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में हो सकता है कि मेरे जो बच्चे होंगे उनका भी हाथ का साइज मेरे जैसा हो जाए जब वो जवान हो जाएगा तब। तो ये बताना ये चाह रहे हैं कि हमारा हेरिडिटी कहलाता है। तो हेरिडिटी सिंपल सा क्या होता है? जनरेशन टू जनरेशन आपका जो फीचर्स है, आपका जो गुण है, आपका जो लक्षण है, वो आपके आने वाले फ्यूचर जनरेशन वाले बच्चों में ट्रांसफर होता रहता है। यही हमारा कहलाएगा हेरिडिटी। तो क्या अब आपको इस चैप्टर का मतलब समझ आया? तो हेरिडिटी का सिंपल सा क्या मतलब हो गया? फीचर्स का यानी कि ट्रेड्स का पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हो जाना, वही हमारा कहलाएगा हेरिडिटी। यानी कि गुण का, लक्षण का अपने बच्चों में ट्रांसफर हो जाना, वही हमारा कहलाएगा हेरिडिटी। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगले वाले क्लास में हम लोग एक नया बिल्कुल फ्रेश टॉपिक शुरुआत करेंगे। टॉपिक होगा हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। यहाँ से हम लोग अपना अगला वाला क्लास शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले पिछले वाले क्लास में आपने क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से। पिछले वाले क्लास में बेसिकली हम लोगों ने अपने इस चैप्टर को शुरुआत किया था और 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म को हम लोगों ने समझा था। जैसे हमारा था पहला, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोले या फिर ट्रेट्स बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। इसका मतलब ये था कि आपका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, मतलब कि आपका बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, आपके नाक का साइज कैसा है, आपके आँख का कलर कैसा है, आपके बाल का शेप कैसा है, आपका हाइट क्या है, यही सब आपका कहलाता है आपका फीचर्स, यानी कि आपका ट्रेट्स कहलाएगा ये चीज़। ठीक है, मतलब कि आपके अंदर क्या गुण है, यही आपका कहलाएगा ट्रेट्स। जैसे देखो, एक आपका जो हाइट है ना वो भी आपका एक गुण है, आपका जो नाक का साइज है वो भी एक गुण है, आपका एक फीचर है आपका। यही हमारा कहलाता है सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेट्स। इसको हम लोग जान चुके थे। और ट्रेट्स हमारा 2 प्रकार का होता है, हमने कल ये देखा था। पहला है हमारा इनहेरिटेड ट्रेट्स, जिसमें इनहेरिटेड ट्रेट्स में हम लोग क्या देखे थे कि वो गुण, वो लक्षण जो कि आपको पेरेंट्स से मिलते हैं, बाय बर्थ वो आपको मिलता है। ठीक है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल भी देखे हुए थे। और ये इनहेरिटेड ट्रेट ऐसा ट्रेट है जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख चुके थे, बड़ा सिंपल था। एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब था वो गुण या फिर वो लक्षण जो कि आपने अपने अंदर अपने से प्राप्त किया है, वो आपको बाय बर्थ नहीं मिला है। इसका एग्जांपल हमारा बहुत सारा था, जैसे स्विमिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइडिंग हो गया, पेंटिंग, डांस, कराटा, सिंगिंग, ये सब क्या आपका एक्वायर्ड ट्रेट है जो कि आपको किसी से मिला नहीं है बल्कि इसको आपने अपने मेहनत से प्राप्त किया है। ठीक है, ये हमारा कहलाता था एक्वायर्ड ट्रेट। उसके बाद हमने इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक को समझा था जो कि था हमारा था हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है कि जब आपका कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आपका ट्रेड्स आपके बच्चों में ट्रांसफर हो जाए, यानी कि आपके बच्चे में कुछ गुण आपका दिखने लग जाए, वही आपका कहलाएगा हेरिडिटी। सिंपल सा था, और कोई दिक्कत नहीं था इसमें। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा आज इस चैप्टर के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। सबसे पहले आप इसमें यह समझो कि वेरिएशन का मतलब होता क्या है। ठीक है, तभी आपको एक चीज समझ में ज्यादा आ पाएगा। वेरिएशन का मतलब है द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स
और ट्रेड्स अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज इज कॉल्ड वेरिएशन। अच्छा, ह्यूमन बींग क्या है? एक स्पीसीज है, स्पीसीज मतलब प्रजाति। ह्यूमन बींग एक स्पीसीज है, प्लांट एक स्पीसीज है, एनिमल एक स्पीसीज है, इंसेक्ट एक स्पीसीज है कि नहीं? बड़ा सिंपल सा है। मतलब ये हो गया कि जब एक स्पीसीज के अंदर जितने भी प्राणी हैं उसमें जब आपको अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर देखने को मिल जाए, यानी कि ट्रेड्स देखने को मिल जाए, वही हमारा वेरिएशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल। हम ह्यूमन बींग क्या है? एक स्पीसीज है, और ह्यूमन बींग है तो भारत में लगभग 140 करोड़ आबादी है। 140 करोड़ आबादी है तो क्या 140 करोड़ों का चेहरा, बॉडी का शेप, साइज, ये सब चीज अलग अलग है कि नहीं? बिल्कुल अलग अलग है। तो यही हमारा कहलाएगा वेरिएशन। तो सिंपल सा समझिएगा, वेरिएशन का मतलब होता है कि एक स्पीसीज के अंदर जितने भी प्राणी हैं उसमें जो भी डिफरेंस आपको दिख रहा है वही आपका कहलाएगा वेरिएशन। जैसे हम लोग यहाँ पे आपस में बैठे हुए हैं, जैसे आपसे मेरा चेहरा अलग है, आपसे मेरे बॉडी का शेप अलग है, साइज अलग है, मेरा हाइट अलग है आप लोगों से, आप लोगों के नाक से मेरा नाक अलग है, आप लोगों के बाल का जो शेप है मेरा शेप अलग है, यानी कि हम ही लोगों के बीच में जो आपको डिफरेंस दिख रहा है यही कहलाएगा आपका वेरिएशन। कोई दिक्कत नहीं इसमें। यदि आपसे चलते फिरते कोई पूछ लेके बताओ वेरिएशन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सा बताना है कि जब एक स्पीसीज के अंदर, मतलब कि ह्यूमंस के अंदर या फिर प्लांट्स के अंदर या फिर एनिमल के अंदर या फिर इंसेक्ट्स के अंदर जब अलग अलग प्रकार के डिफरेंस देखने को आपको मिल जाए तो वही आपका कहलाएगा वेरिएशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल का है आपका ह्यूमन बींग ही है। 140 करोड़ आबादी है ह्यूमन बींग्स का इंडिया में, ठीक है, लेकिन क्या सब कोई एक जैसा है क्या? नहीं, सब एक दूसरे से अलग अलग है, कुछ मामला में जरूर, लेकिन सब एक दूसरे से अलग है। यही हमारा कहलाएगा वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। इन मोस्ट ऑफ द पीपल द ईयर लोब इज हैंगिंग एंड इट इज कॉल्ड फ्री ईयर लोब। अच्छा, बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा जो ईयर लोब मतलब जहाँ पे आप लोग जो क्या पहनते हैं उसको क्या कहते हैं? हाँ, ईयर रिंग जो आप लोग पहनते हैं वही हमारा ईयर लोब कहलाता है। तो ये ईयर लोब बहुत सारे लोगों का ना हैंगिंग होता है। हैंगिंग का मतलब हो गया बिल्कुल फ्री होता है। आपके बुक में डायग्राम दिया हुआ है, अभी आपके सामने डायग्राम हम भी यहाँ पे लाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं फ्री ईयर लोब। मतलब ये हो गया कि बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज का ऐसा ईयर लोब होता है जो कि हैंगिंग होता है, मतलब कि बिल्कुल थोड़ा सा वो हटा हुआ होता है ना, लटका हुआ होता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्री ईयर लोब। However, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा भी होता है, however in some people the earlobe is closely attached to the side of the head and it is called attached earlobe। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा भी earlobe होता है जो कि हेड से अटैच रहता है, यानी कि सटा हुआ रहता है, उसको हम लोग कहते हैं अटैच earlobe। देखते हैं इसका डायग्राम, आपके बुक में भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम आपको दिखा देते हैं डायग्राम इसका। तो ये रहा आपका डायग्राम। इस डायग्राम में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, और इसी प्रकार का डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। ये है आपका पहला वाला जो इमेज है, ये आपका फ्री ईयर लोब जो कि बिल्कुल आपके हेड से अटैच नहीं होता है। यहाँ पे जो नीचे में लटका हुआ होता है ना हिस्सा, जहाँ पे फीमेल्स खास करके ईयर रिंग्स पहनती है, वो हो गया हमारा ईयर लोब, वो भी बिल्कुल फ्री ईयर लोब, ठीक है। और दूसरा वाला जो है ये हमारा कहलाता है अटैच्ड ईयर लोब। ये दो प्रकार का आपका ईयर लोब होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, ये जो दो अलग अलग प्रकार के ईयर लोब आप देख पा रहे हैं, क्या ये वेरिएशन का एग्जाम्पल है कि नहीं? वेरिएशन मतलब डिफरेंस। क्या डिफरेंस है इसमें? बिल्कुल डिफरेंस है, यानी कि ये सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका वेरिएशन का, जो कि ह्यूमन बींग्स में आपको अधिकतर दिख जाता है। तो बहुत सारे आपके क्लास में ऐसे बच्चे होंगे, आप अपने स्कूल में जाइएगा और देखिएगा कि बहुत सारे बच्चों का फ्री ईयरलोब होगा तो बहुत सारे का अटैच्ड ईयरलोब भी होगा, ठीक है। और ये हम लोग अपने से डेवलप नहीं करते हैं, याद रखिएगा, ये हमारा बाई बर्थ होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आप तो यहाँ पे अभी हम लोग समझ लिए कि आखिर आपका फ्री ईयरलोब क्या होता है और अटैच्ड ईयरलोब क्या होता है। तो ये दो ऐसे वेरिएशन है, यानी कि ये दो ऐसे डिफरेंस है जो कि आपको ह्यूमन बींग के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10 मोस्ट पीपल हैव फ्री ईयरलोब्स वेयर एज सम पीपल हैव अटैच्ड ईयरलोब्स। तो बहुत सारे लोगों का ईयरलोब फ्री होता है तो बहुत सारे लोगों का ईयरलोब अटैच्ड होता है, और ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल है वेरिएशन को समझने के लिए जो कि ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। So the free earlobes and attached earlobes are the two variations found in human population। यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन में, मतलब कि ह्यूमन बींग्स में ये दो ऐसे वेरिएशन है जो कि अधिकतर आपको देखने को मिल जाते हैं। और यदि आप ऐसा देखते हैं तो समझ लीजिएगा कि हाँ, ह्यूमन बींग में भी वेरिएशन होते हैं, यानी कि डिफरेंस होते हैं, ठीक है। हालांकि देखो,
हर आदमी एक दूसरे से अलग है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन इससे भी कॉमन एग्जांपल हो गया वेरिएशन को समझने का ईयर लॉब वाला, वो सबसे अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू अ स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। चलिए, वेरिएशन को अभी आपने समझा, वेरिएशन को ना थोड़ा सा और हम डीप में समझाते हैं और इसका प्रैक्टिकल लाइव से एग्जांपल देकर हम समझाते हैं आपको। ठीक है, देखिए, वेरिएशन का मतलब हो गया कि एक इंसान का क्या खासियत है, क्या फीचर है। अच्छा, कभी आपने ऐसा देखा होगा ना, बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा या फिर बहुत सारे चैनल में भी आपने ऐसा देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे का जन्म हुआ, बिल्कुल नॉर्मल बर्थ हुआ उसका, 6 महीना वो आराम से बच्चा अच्छा खासा रहा, ठीक ठाक रहा, और अचानक बिना किसी बीमारी का अचानक वो बच्चा धीरे धीरे बीमार पड़ना शुरू हो गया, है ना। और हम देखते हैं कि 2 से ढाई महीने के बाद फिर वो बच्चा मर जाता है। ऐसा कई बार हम लोग केस देखे हुए हैं, मतलब कि न्यूज़पेपर में भी पढ़े हुए हैं, फिर से आपका जो न्यूज़ चैनल है उसमें भी आपको देखने को मिलता है, रेडियो में भी सुनने को मिलता है कि बच्चे का जन्म बहुत ही नॉर्मल हुआ, 1 महीना बच्चा बहुत अच्छा रहा, 2 महीना भी बहुत अच्छा रहा, तीसरे महीने में बच्चा के अचानक तबीयत गड़बड़ होने लगा और वो क्या करने लगा, मतलब उसका जीना थोड़ा सा ना कठिन होने लगा इस इन्वायरमेंट में। वो बच्चा फिर क्या हो गया, 2-3 हफ्ते के बाद फिर वो डेथ हो गया उसका। ये क्यों होता है मालूम है? ये वेरिएशन के वजह से होता है। मतलब ये हो गया कि उस बच्चे ने अपने आप के बॉडी में वो बदलाव नहीं कर पाया जिस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा था। जैसे इसका ना और एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे कभी भी जब हमारा मौसम बदलता है तो आप देखते हैं ना, सर्दी खांसी बुखार हो जाता है। ये तो हम इतने बड़े हो चुके हैं, हमारा इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है, तो बदलते हुए मौसम के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन वो इतना नाजुक सा बच्चा, 4-5 महीने का बच्चा, उसको क्या पता सर्दी क्या होता है, गर्मी क्या होता है, यानी कि उसका इम्यून सिस्टम भी क्या है, बहुत ही कमज़ोर है। लेकिन वो क्या होता है, बदलते हुए मौसम के साथ अपने आप के बॉडी को ढाल नहीं पाता है, जिसके वजह से वो अनयूजुअल उसका डेथ हो जाता है, बिना किसी कारण का डेथ हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना बच्चों को कि बचपन में उसका केयर बहुत ज़्यादा करो, क्योंकि वो उतना सक्षम नहीं है कि वो अपना केयर अपने से कर पाएगा, ठंडा गर्मी का वो खुद महसूस कर पाएगा, उसको पता नहीं है वो सब चीज़, क्योंकि उस समय पे उसका जो 5 सेंस ऑर्गन है वो उस समय पे उसका डेवलप ही हो रहा होता है। मतलब यहाँ पे हम ये समझाना चाह रहे हैं कि वेरिएशन के वजह से इंसान का जो सर्वाइवल का जो चांस है ना, वो डिपेंड करता है। यदि ह्यूमन बींग बदलते हुए मौसम के साथ, यानी कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, यदि ह्यूमन बींग अपने आप को चेंज कर लिया, अपने आप को बदल लिया, तो वो इस बदलते हुए मौसम में सर्वाइव कर जाएगा। यदि वो अपने आप को ढाल नहीं पाया, यदि वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, तो उसका डेथ हो जाएगा, और ऐसा ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही इसमें लिखा हुआ था कि द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू अ स्पीसीज इज दैट इट इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ इट्स सर्वाइवल इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। यानी कि वेरिएशन के वजह से, मतलब डिफरेंस होने के वजह से इंसान का जो चांस है सर्वाइव करने का, वो थोड़ा सा मतलब इंक्रीज हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि मौसम आपका लगातार बदल रहा है, लेकिन बदलते हुए मौसम के प्रति आपका बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, अपने आपका बॉडी उसके प्रति तैयार ही नहीं हो पा रहा है, तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? कभी आप लगातार बीमार पड़ोगे। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, कई सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि लगभग बीमार रहते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये कि उसका इम्यून सिस्टम अंदर का बदलते हुए मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है, इसीलिए वो बच्चा लगभग सालों भर बीमार रहता है। तो वेरिएशन एक बहुत अच्छा साधन है किसी भी इंसान के सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे समझना आपको यह है कि वेरिएशन यानी कि जो डिफरेंस है, उस यदि हमारा मौसम बदल रहा है तो आपका बॉडी भी यदि उसके प्रति बदल रहा है, तो फिर आपका सर्वाइवल का चांस बढ़ जाएगा। यदि मौसम बदल रहा है और आपका बॉडी उसको समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है, तो फिर आपका डेथ भी हो सकता है, और ऐसा डेथ होता भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए बहुत सारे बच्चों का अनयूजुअल डेथ हो जाता है बचपन में ही, क्योंकि वो अच्छी तरीके से इस बदलते हुए मौसम के साथ चेंज नहीं कर पाता, अपने बॉडी को वो चेंज नहीं कर पाता। आगे, ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस अ स्पीसीज कैन एडजस्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड इट। यानी कि वेरिएशन के वजह से हर स्पीसीज, मतलब कि हर प्रजाति या फिर हर ह्यूमन बींग, हर एनिमल, हर प्लांट बदलते हुए मौसम के साथ अपने आप को बदलता है, तभी वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे, एंड दिस प्रमोट्स द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। और इसी के वजह से, एक मिनट,
हाँ अब ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि यदि एक इंसान बदलते हुए इन्वायरमेंट के साथ यदि अपने आप को नहीं बदलेगा तो उसका डेथ हो जाएगा, नहीं तो फिर यदि बदलते हुए मौसम के साथ यदि वो अपने आप को चेंज कर लेता है, अपने आप को बदल लेता है, तो फिर उसका सर्वाइवल का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यही हमारा कहलाता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब सिंपल सा आप समझिएगा कि एक स्पीसीज के अंदर जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब हर आदमी एक दूसरे से अलग है, और हर आदमी दूसरे से अलग है इसका मतलब है कि उन्होंने अपने आप को बदलते हुए मौसम के साथ अपने आप को ढाल लिया है, तभी वो जिंदा है, नहीं तो जिंदा नहीं बच पाएगा। यही हो गया हमारा इस टॉपिक का मतलब। अगला टॉपिक है हमारा हेरिडिटी के बारे में, यानी कि हेरिडिटी क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं, लेकिन हेरिडिटी के बारे में अब हम लोग करने वाले हैं अपना डिटेल स्टडी, जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास से शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक है हमारा चैप्टर के अंदर हेरिडिटी। हालांकि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है ये आपने पिछले कुछ क्लासों में जान रखा है। इस टॉपिक में हम लोग हेरिडिटी के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर हम लोग हेरिडिटी का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर हेरिडिटी होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि आखिर मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या था, मतलब मेंडल जी ने हम लोगों को एक लॉ दिया था, ये लॉ क्या था, ये क्या बताता है, ये सब कुछ हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हेरिडिटी हो गया आपका मेन टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर आपका छोटा सा टॉपिक है रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, यानी कि मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। ये आपके टॉपिक का नाम है, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा। इसके अंदर ना सबसे पहले आप ये जानो, मतलब कि इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आप इसको फिलहाल छोड़ दो। पहले आप ये जानिए कि आखिर ये मेंडल था कौन, ठीक ना। तो मेंडल के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे, और मेंडल जी का कंट्रीब्यूशन क्या था ये भी हम लोग देखेंगे, और मेंडल जी ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया था ये भी हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर ये मेंडल साहब कौन थे। देखते हैं, कहा गया है मेंडल इज नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब आप सिंपल सा समझो, डीएनए आप जानते हो ना, डीएनए का मतलब डीएनए के बारे में जो हम लोगों को डिटेल स्टडी जिन्होंने करके बताया वो थे हमारे मेंडल। मतलब ये हो गया कि हमारे बॉडी में डीएनए जैसा भी कुछ चीज होता है, इसके बारे में डिटेल स्टडी करके हमको किसने बताया, मेंडल जी ने बताया, इसीलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। अच्छा, डीएनए के अंदर हमारा जीन होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। तो सिंपल सा आप ऐसे समझो कि सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, क्रोमोजोम्स के अंदर होता है आपका डीएनए, और डीएनए के अंदर आपका होता है सिंपल सा जीन, ठीक है। तो मतलब सिंपल सा आप ये समझो कि डीएनए के बारे में जिसने हमको कंप्लीट जानकारी दिया वो था हमारा मेंडल साहब, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, जेनेटिक्स क्यों नहीं, फादर ऑफ डीएनए क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बेसिकली हम लोगों को जीन के बारे में बताया था जो कि डीएनए के अंदर ही प्रेजेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा इसको। कई बार पूछ लेता है सिंपल सा कि मेंडल के बारे में 2-3 लाइन आप बताइए, तो आप ये बता सकते हैं। आगे, मेंडल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु मेक अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच इन्वॉल्व्ड द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब बेबी। अच्छा, यदि आपके पास पेंसिल है ना तो कहीं पे आप बुक में लिख लीजिए, ऑफ स्प्रिंग बोले या फिर प्रोजेनी बोले, दोनों का मतलब सेम होता है, वो सिंपल सा बेबी के बारे में बात कर रहा होता है, यानी कि उसके छोटे से बच्चे के बारे में वो बात कर रहा होता है। ऑफ स्प्रिंग बोले, ऑफ स्प्रिंग OFFSPRING, ऑफ स्प्रिंग बोले, या फिर प्रोजेनी बोले PROGENY, लिख लीजिए सब कोई। ये बहुत कंफ्यूजन होता है इस चैप्टर में, इसीलिए हमने आपको पहले सोचा कि बता दिया जाए। ऑफ स्प्रिंग बोले या फिर प्रोजेनी बोले, इसका मतलब क्या समझना है आपको, बेबी मतलब कि छोटे से, या फिर यदि प्लांट का है तो प्लांट का बेबी छोटा सा, एनिमल है तो एनिमल का बेबी, इसका मतलब सिंपल सा है बेबी के बारे में वो बात कर रहा है। मतलब ये हो गया कि मेंडल साहब दुनिया का ऐसा पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको ये बताया, एकदम सिस्टमैटिक वे में बताया कि किस तरीके से आपके फादर का गुण आप में आता है। मतलब ये हो गया, जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमारे घर में बोला जाता है कि ये बच्चा मम्मी पे गया है, ये बच्चा पापा पे गया है, क्योंकि कुछ गुण हमारा मम्मी पापा से मिल रहा होता है हमारे बॉडी में। तो मेंडल साहब दुनिया के ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको ये बताया कि किस तरीके से आपके पिताजी का लक्षण, आपके पिताजी का गुण आपके बॉडी के अंदर आता है, कैसे आता है, इन्हीं का जानकारी हम लोगों को मेंडल साहब ने दिया था।
पहला साइंटिस्ट ये था, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि मेंडल साहब का बेसिकली क्या कंट्रीब्यूशन था, तो ये कंट्रीब्यूशन था, हालांकि कंट्रीब्यूशन तो और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मेंडल साहब हमारे दुनिया के ऐसे पहले साइंटिस्ट बने जिन्होंने हमको ये बताया कि आपके अंदर जो गुण है आपके पिताजी का वो कैसे आता है, ठीक है ना। तो यही हमारा है मेंडल साहब के बारे में जानकारी। एक पॉइंट और इनके बारे में लिखा हुआ है, he did this by using different varieties of pea plants which he grew in his garden। और इन्होंने ये चीज कैसे बताया हम लोगों को कि कैसे किसी का गुण, किसी बच्चे में गुण कैसे चल जाता है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया पी प्लांट का, यानी कि पी प्लांट के डिफरेंट वैरायटी को इन्होंने लिया, यानी कि अलग अलग प्रकार के पी प्लांट को इन्होंने लिया और पी प्लांट के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को बता दिया कि किस तरीके से आपके पिताजी का गुण आपके अंदर आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि मेंडल साहब ने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके थ्रू करके दिया था, तो पी प्लांट के थ्रू करके हमको वो दिया था। मतलब कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना पी प्लांट के साथ किया और वही सेम लॉजिक हमारे साथ भी फिट होता है, यही हमको इन्होंने बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 2 पॉइंट और है इसके बारे में लिखा हुआ, ही टुक 2 पी प्लांट्स, अ टॉल पी प्लांट एंड अ शॉर्ट पी प्लांट। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने 2 पी प्लांट लिया, पी का मतलब मटर आप जानते हैं ना, जिसको हम लोग हिंदी में छीमी भी कहते हैं। तो इन्होंने 2 पी प्लांट लिया, एक छोटा और एक लंबा, ठीक है। देन ही प्रोड्यूस प्रोजेनी फ्रॉम देम, और उन 2 पी प्लांट से, यानी कि एक बड़े पी प्लांट और एक छोटे पी प्लांट से इन्होंने बेबी को प्रोड्यूस करवाया फ्रॉम देम। और ये अच्छा, क्या इन्होंने ऐसी आसानी से बेबी प्रोड्यूस करवा दिया होगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने ये सारा काम अपने लैब में किया था, याद रखिएगा। लैब में किया मतलब ये हो गया कि इन्होंने एक बड़ा सा पी का प्लांट लिया और एक छोटा सा पी का प्लांट लिया, दोनों को लैब में आपस में रिप्रोड्यूस करवाया और उनके बेबी को उन्होंने प्रोड्यूस करवाया, ठीक है, यानी कि प्रोजेनी इन्होंने प्रोड्यूस करवाया फ्रॉम देम एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेजेस ऑफ टॉल और शॉर्ट प्रोजेनी। मतलब ये हो गया कि इन्होंने अपने लैब में एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट इन्होंने लिया और दोनों का इन्होंने एक्सपेरिमेंट आपस में अपने लैब में करवाया और इन्होंने कैलकुलेट किया परसेंटेज कि भाई आखिर लैब में हमने टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट का जो एक्सपेरिमेंट किया, दोनों का आपस में जो रिप्रोड्यूस किया, उसमें से हमारे कितने टॉल प्लांट पैदा हुए और कितने शॉर्ट प्लांट हमारे पास पैदा हुए, इन्होंने ये कैलकुलेट करके हम लोगों को बताया। मतलब मेंडल साहब ने 2 पी प्लांट लिया, एक छोटा सा और एक बड़ा सा, इन्होंने दोनों को अपने लैब में रिप्रोड्यूस करवाया, ये ऐसे नहीं हो सकता था, लैब में इन्होंने करवाया और इन्होंने कैलकुलेट किया कि आखिर हमारे पास जो बनकर एक नया प्लांट आएगा वो शॉर्ट आएगा या टॉल आएगा, ये इन्होंने करके बताया। और यही सेम चीज हमारे ह्यूमन बीइंग के साथ भी बैठता है, फिट बैठता है, ये हम लोग अपने आगे देखेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारे चैप्टर के अंदर, अगला टॉपिक है व्हाई मेंडल चोज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। हालांकि एनसीईआरटी में आपको टॉपिक नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इस प्रकार का सवाल कई बार सीबीएसई में पूछा गया है कि आखिर मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पी प्लांट ही क्यों चूज किया। हमारे पास बहुत सारे प्लांट है ना, पी प्लांट को इन्होंने क्यों चूज किया, इसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है देख लेते हैं। देखिए, मतलब ये हो गया कि आखिर मेंडल साहब ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए पी प्लांट ही क्यों चुना। देखते हैं क्यों चुना। पी प्लांट्स आर इजी टू ग्रो। सबसे पहली बात, पी प्लांट्स आसानी से ग्रो कर जाता है, मतलब ये हो गया कि कम समय में ये ग्रो कर जाता है, ठीक है। पी प्लांट्स हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल। पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, मतलब ये हो गया कि बहुत जल्दी प्रोड्यूस होके बहुत जल्दी ये मर भी जाता है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनके पास एक अच्छा साधन मिल गया, क्योंकि देखो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना तो कई बार आप गलत चीजें भी करते हैं एक्सपेरिमेंट में, मतलब लाखों लाख कोशिश के बाद जाके आपका एक्सपेरिमेंट सही होता है। तो लाखों लाखों बार आप एक्सपेरिमेंट करोगे, इसके लिए आपके पास लाख प्लांट भी तो होने चाहिए, है कि नहीं। इसके लिए पी प्लांट बहुत अच्छा था क्योंकि जल्दी उगता भी था और जल्दी ये खत्म भी हो जाता था, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारा सबसे बेस्ट था। और बाकी सब जो प्लांट होते हैं ना उसका लाइफ साइकिल थोड़ा सा मतलब शॉर्ट नहीं ज़्यादा होता है, इसीलिए वो बहुत ही देर के बाद प्रोड्यूस होता है। इसीलिए इनको लगा कि इतना समय हम यदि उसके प्रोड्यूस होने के लिए इंतजार करेंगे तब तो मेरा ही समय पुर जाएगा, एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर पाएंगे। मतलब ये हो गया कि पी प्लांट का लाइफ साइकिल बहुत ही छोटा होता है। बहुत छोटा का मतलब हो गया कि बहुत जल्दी जल्दी ये ग्रो करता है और बहुत जल्दी जल्दी ये डेथ हो जाता है इस प्लांट का। इसीलिए इन्होंने सोचा कि इस प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए। बाकी सारे प्लांट जो हैं वो देर से उगते हैं और देर से ये मरते भी हैं। तो मेंडल साहब को लगा कि भाई उसके उस प्लांट को उगने तक का यदि हम इंतजार करेंगे
तब तो हम बहुत कम एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे और हो सकता है कि मेरा जो मकसद है वो भी मेरा पूरा ना हो पाए। इसीलिए इन्होंने पी प्लांट को चूज किया। आगे, पी प्लांट्स कैन डू सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि पी प्लांट के पास ये एबिलिटी होता है कि वो खुद में रिप्रोड्यूस कर सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि आपस में ही पी प्लांट अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, जो कि इन्होंने अपने लैब में करवाया था। आगे, पी प्लांट्स कैन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, यानी कि पी प्लांट जो है ना अपने बच्चों को, यानी कि पी प्लांट अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़े लेवल पे जन्म दे सकता है, बहुत ज़्यादा दे सकता है। मतलब ये हो गया कि आप एक पी प्लांट लगाओ, उसी से 10-12 पी प्लांट आपका बाहर निकल जाएगा, यानी कि उग जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसके वजह से इनके पास एक अच्छा खासा समय था, इनके पास अच्छा खासा नंबर में प्लांट था अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अगला, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पी सीड्स आर अवेलेबल, और पी सीड्स का जो वैरायटी है वो भी बहुत सारा होता है, आपने देखा होगा। पी प्लांट का जो सीड होता है वो कोई राउंड होता है, कोई रिंकल होता है, कोई येलो होता है, कोई ग्रीन होता है ना, कुछ तो थोड़ा सा लाइट रेड भी होता है। इस प्रकार का हमारे पास पी प्लांट का अलग अलग वैरायटी होता है, यानी कि ये 5 रीजन है जिसके वजह से मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को ही चूज किया। कोई दिक्कत नहीं इसमें। यदि आपसे कोई पूछे कि मेंडल साहब ने पी प्लांट ही क्यों चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आप ये 5 पॉइंट बेसिकली बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है हमारा मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, यानी कि मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, यही आपका मेन चीज है। मतलब कि आखिर मेंडल जी का वाकई में कंट्रीब्यूशन क्या था, इनका क्या एक्सपेरिमेंट था, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं। क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको अपने अगले वाले क्लास से शुरू करेंगे। याद रखिएगा, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि मेंडल कौन था, मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट क्यों चूज किया, अब एक्चुअली में इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या करके दिखाया था हम लोगों को, ये हम लोग देखने वाले हैं इस वाले टॉपिक में, जो कि अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।